हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ सॉइल प्रॉपर्टीज। ऑलरेडी इसके पहले भी सेशंस हुए हैं जिसमें हम लोगों ने इसके पिछले वाले ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। चलिए अभी आगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेशन में जो लिया है मैंने, पूछता है दैट भाई मैच करना है, यहाँ पर मैच करना है। लिस्ट वन लिस्ट टू दे दी गई है और लिस्ट वन में दिए है कुछ एपरेटस या फिर डिवाइस के नाम, लिस्ट टू में उनके टेस्ट का नाम लिखा हुआ है ना, कि कौन सी प्रॉपर्टी आप लोग कैलकुलेट करते हो यूजिंग दोज पर्टिकुलर टेस्ट। सबसे पहला है कैसेग्रांडे एपरेटस, जो कि एक्चुअली यूज किया जाता है फॉर द लिक्विड लिमिट, है ना। अब लिक्विड लिमिट कहाँ दिया है, तो लिक्विड लिमिट एग्जैक्टली नहीं दिया है। लिक्विड लिमिट की जगह यहाँ पर दिया हुआ दिख रहा है दैट इज योर कंसिस्टेंसी लिमिट्स, है ना। क्या नाम लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर, कंसिस्टेंसी लिमिट्स। तो मैं इसको यहाँ पर 3 के साथ मैच कर सकता हूँ। अगला है हाइड्रोमीटर, जो कि एक्चुअली यूज किया जाता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस में फॉर द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर अगेन मैच कर सकता हूँ यहाँ पर इस तरह से। तो देखिए 3 बन रहा है, फिर 1 आ जाएगा यहाँ पर कोड टू मैच। अगला है प्लेट लोड टेस्ट, जो कि यूज किया जाता है फॉर द बियरिंग कैपेसिटी या फिर मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर बियरिंग कैपेसिटी दिख रही है दैट इज योर 4। तो 3142 इज द कोड दैट यू विल गेट हियर फॉर द मैचिंग। और ये 3142 एग्जैक्टली दिख रहा है कौन सा ऑप्शन में, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान था, मैचिंग का क्वेश्चन था, और एक्चुअली इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, अधिकतर क्वेश्चंस इजी होते हैं। बस आप पहले सबसे पहले फिल्टर आउट कर ले कि कौन कौन सी इजी है, पहले राउंड में उन पर्टिकुलर इजी क्वेश्चंस को कर लें, अपने दिमाग के ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर कम कर लें, और उसके बाद फिर सेकंड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जिनमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है। अभी फिलहाल मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, आप लोग एग्जाम में जब अपीयर करते हो तब ये जो राउंड में कुछ नंबर ऑफ साइकिल्स में आपको क्वेश्चंस करने की आदत है, वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है दैट क्ले सैंपल हैज अ वॉइड रेशियो ऑफ 0.54। भाई क्ले सैंपल का वॉइड रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर एज इक्वल्स टू बी 0.54, एंड फिर आगे बोल रहा है इन इट्स ड्राई स्टेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स इज गिवन एज इक्वल्स टू बी और 2.7। तो जीएस की वैल्यू भी दे दी गई थी, और पूछता है व्हाट इज द श्रिंकेज लिमिट। देखिए वैसे तो फॉर्मूला आप सबको पता है, एस ई इज इक्वल्स टू बी डब्ल्यू जी, या फिर मैंने यहाँ पर आपको श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखवाया था, एंड दैट वाज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी ई बाय जी। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो ई लिया जाता था वो ड्राई स्टेट वाला लिया जाता था। रीजन कि ड्राई स्टेट से लेकर आपके श्रिंकेज लिमिट तक तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉइल कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर प्लास्टिक लिमिट वाला दिया हो या लिक्विड लिमिट का आपको वॉइड रेशियो दिया हुआ हो, तो वो आपको यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपका कौन सा वाला स्टेट का है, ड्राई टू श्रिंकेज लिमिट वाला आपका ये वॉइड रेशियो लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, क्या है यहाँ पर 0.54 डिवाइडेड बाय 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देता हूँ, ताकि वैल्यू जो है वो आपकी परसेंटेज में आ जाए, एंड दैट विल कम अप टू बी इक्वल्स टू बी 20%, विच इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तो अगेन एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूले को आपको मैच करना था। भी कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर से सही है, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी और सॉइल सॉलिड्स वगैरह दिया है। तो देखो आपको एक फॉर्मूला तो याद है, क्या, यूनिट वेट का, दैट वाज जी प्लस एस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, है ना। ये फॉर्मूला सबको याद है। इसी फॉर्मूले को जब आप डिराइव करते थे तो इसके पहले एक और यहाँ पर टर्म आती थी, दैट वाज 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, कुछ इस तरह से लिखते थे। एक काम करता हूं, मैं इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये टर्म बन जाएगी 1 प्लस ई इज इक्वल्स टू बी जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन इंटू 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन योर गामा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो हमारे पास वाटर कंटेंट है या फिर ई है, ई को मैं पहले यहाँ पर कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में तो देखो वाटर कंटेंट दिया है, क्या नहीं है, तो वॉइड रेशियो नहीं है फॉर्मूलेज में।
है ना, जो ऑप्शन में फॉर्मूले दिख रहे हैं उनमें ई नहीं है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर पुट कर देते हैं ई इक्वल्स टू बी। क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज डब्ल्यू जी बाय एस। एस इज इक्वल्स टू बी डब्ल्यू जी वाला फॉर्मूला है। इसमें अगर उठाकर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 + WG/S इज इक्वल्स टू बी जी गामा डब्ल्यू इंटू 1 + W अपॉन गामा। दोनों तरफ क्या कर दिया, अब जी से डिवाइड कर दीजिएगा। जब दोनों तरफ जी से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1/G प्लस W/S इज इक्वल्स टू बी गामा डब्ल्यू अपॉन गामा इंटू 1 + W। देखो वाटर कंटेंट तो मुझे चाहिए, फॉर्मूले में वाटर कंटेंट दिख रहा है चारों ही ऑप्शन में, ई नहीं दिख रहा था तो मैंने ई को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ से एस का फॉर्मूला चाहिए, तो क्या करोगे भैया, एस के फॉर्मूले के लिए बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ कर दो, है ना। अब ये रीअरेंजमेंट वाला काम मैं अभी आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। अब इसके बाद कुछ और नहीं करना है, सिर्फ रीअरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे जो फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, वो आंसर बता देता हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि भाई ये फॉर्मूला इस फॉर्म में कोई याद नहीं करता है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखता है 2007 का है, सेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहला ए बोलता है दैट द वाटर कंटेंट ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल इज डिटरमाइंड बाय हीटिंग द सॉइल इन एन ओवन एट अ टेम्परेचर ऑफ 105 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात तो सही लिखी है ना। इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए अगर मैं बात कर लेता हूं तो टेम्परेचर आप 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हो। 110 से इसलिए नहीं जाते आगे क्योंकि भाई 110 से ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो वो स्ट्रक्चरल वाटर लूज कर देता है ना। इसके अलावा अगर ऑर्गेनिक सॉइल होती तो ऑर्गेनिक सॉइल के लिए जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 60 डिग्री से लेकर 80 डिग्री के बीच में रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर हाई टेम्परेचर पे वॉलेटाइल मैटर में कन्वर्ट हो सकता है ना। तो इसीलिए ऑर्गेनिक सॉइल अगर है तो कम टेम्परेचर पे हीटिंग की जाती है, इनऑर्गेनिक सॉइल है तो ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करते हैं, लेकिन कभी भी 110 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर नहीं करा जाता है। अब अभी यहाँ पर ए तो सही दिख रहा है मुझे, लेकिन अगर मैं आर की बात करता हूं तो आर बोलता है दैट द फ्री वाटर, adsorbed water and structural water are all completely removed from the soil by heating at this particular temperature। नहीं भाई, स्ट्रक्चरल वाटर लूज नहीं होता है ना, हमें 110 से कम रखना है और इस टेम्परेचर पे स्ट्रक्चरल वाटर लूज नहीं होता। यही एक मेन रीजन है जिसके कारण हम लोग 110 से ज्यादा आगे नहीं जाते हैं। तो ये तो आर गलत हो गया, है ना। और अगर आर फॉल्स हो तो आप टिक करते हो ऑप्शन नंबर सी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है भैया यहाँ पर, 2008 का क्वेश्चन है। इन कंपैरिजन टू एटरबर्ग लिमिट्स ऑफ नॉर्मल सॉइल द एक्सपेंसिव सॉइल हैव द फॉलोइंग। भैया अगर एक्सपेंसिव सॉइल की बात कर रहे हो तो एक्सपेंसिव सॉइल एक्चुअली एक ऐसी सॉइल होती है जिसके अंदर हाई क्ले कंटेंट होता है। एक्सपेंसिव सॉइल में क्या होता है, हाई क्ले कंटेंट होता है, क्ले कंटेंट। तो क्ले कंटेंट कितना होता है तो भैया ये बताऊं अगर मैं यहाँ पर, तो ये होता है अराउंड 50 to 60%, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण सॉइल की प्लास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है। मतलब क्या है, इसका आईपी की वैल्यू जो है ना, क्या आईपी की वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है ना। इसी के अलावा अगर मैं इसकी बात करता हूँ लिक्विड लिमिट, ये भी बहुत ज्यादा हाई होती है, वॉइड्स काफी ज्यादा होंगे। लेकिन अगर मैं इसी की बात करूं, देखो आईपी की वैल्यू हाई चाहिए तो यहाँ पर जो प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू है ना वो कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि आईपी होता क्या है, आईपी इज नथिंग बट दैट इज लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो ये फर्स्ट टर्म तो अगर मान लीजिए ज्यादा है तो अच्छी बात, लेकिन सेकंड टर्म क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, है ना। दोनों बढ़ गए तो ऑब्वियसली बात है प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा नहीं आ पाएगी, और एक्चुअली एक्सपेंसिव सॉइल बहुत ज्यादा प्लास्टिक होती है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हाई लिक्विड लिमिट लिखा है, एकदम सही है ना। लेस द प्लास्टिक लिमिट लिखा है ताकि आईपी की वैल्यू बढ़ जाती है, यही मेन रीजन है ना। श्रिंकेज लिमिट इसकी कम होती है, ये भी बात सही है, और इसमें हाई वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज एंड एक्सपेंशन देखने को मिलता है। एक्सपेंशन भी बहुत ज्यादा होता है और कॉन्ट्रैक्शन या फिर श्रिंकेज भी बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर ये चारों के चारों सही है, दैट मीन्स मैं टिक कर दूंगा ऑप्शन नंबर ए पर। मैं किस पर टिक कर दूंगा, ऑप्शन नंबर ए पर। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है क्या, 2009 का क्वेश्चन है दैट थियोरेटिकल वॉइड रेशियो की वैल्यू क्या होगी एक यूनिफॉर्म सैंडी सॉइल में, है ना। यूनिफॉर्म सैंडी सॉइल है जिसमें, अब देखिए अगर यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूं, एक होती है 90 डिग्री पैकिंग, ये कुछ इस तरह की। भाई सभी पार्टिकल्स की साइज सेम है वैसे तो, है ना। मैंने यहाँ पर जो बनाया है उसमें साइज सेम नहीं दिख रही है, चलो मान लेते हैं साइज सेम है सबकी।
है ना। अब इसको 90 डिग्री पैकिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो इनके बीच में जो अगर मैं सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करता हूँ तो एंगल क्या बन रहा है, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, ऐसी पर्टिकुलर पैकिंग में जब आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कैलकुलेट करते हो तो वो आ जाता है इक्वल टू बी पाई/6। मैं वैसे पूरा डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, कैसे आता है वो भी, चलो नंबर ऑफ सॉलिड्स इन 1 क्रॉस 1 क्यूब, है ना, जो आते हैं दैट इज 1/d³। अब एक पर्टिकुलर जो आपका सॉलिड है उसका जो वॉल्यूम होता है पाई/6 इंटू d³ होता है, इस कारण से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आ जाता है पाई/6। अब क्योंकि आपने 1/1/1 वाला क्यूब लिया था, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या हो जाता है, इक्वल टू बी 1 क्रॉस 1 दैट इज इक्वल टू बी 1 मीटर क्यूब या फिर 1 यूनिट, है ना। इन द सेम वे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी आप निकाल सकते हैं एज इक्वल टू बी वॉल्यूम ऑफ सॉइल माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू बी 1 - पाई/6। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब इसके बेसिस पे अगर आप यहाँ पर वॉइड रेशियो निकालेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो क्या आ जाएगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज 1 - पाई/6 एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, दैट इज पाई/6। यहाँ से वैल्यू आती है इक्वल टू बी 0.91 एंड दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो फॉर द यूनिफॉर्म ग्रेन सॉइल। याद रखिएगा, इसी के करस्पॉन्डिंग जो ईटा की वैल्यू आती है कैसे निकालते हो, E/1 + E। जो ईटा की वैल्यू आती है वो आती है 0.47। ये मैक्सिमम वैल्यूज है फॉर अ यूनिफॉर्मली ग्रेन्ड सॉइल। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यूज में से यहाँ पे 0.91 दिख रहा है, टिक कर देंगे। ठीक है, बट इसी के अलावा ये तो देखिए, ये तो हो गई मैक्सिमम वैल्यूज। अब अगर मैं मिनिमम वैल्यूज की बात करता हूं तो मिनिमम वैल्यूज आती है एट 60 डिग्री पैकिंग एंगल। कितने पैकिंग एंगल पे, 60 डिग्री के पैकिंग एंगल पे। मतलब एक पार्टिकल यहाँ है, अच्छा मैं लिख रहा, मैं नहीं लिख, मैं मेरे कारण दिखेगा नहीं एक्चुअली डायग्राम, एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है। ठीक है, इस कारण से क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, ये पार्टिकल्स के सेंटर्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो एक ट्रायंगल बनेगा और ये ट्रायंगल का इंटरनल एंगल क्या रहेगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें मिलती है मिनिमम वॉइड रेशियो। क्या, और मिनिमम वॉइड रेशियो की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू बी और 0.35 और मिनिमम पोरोसिटी की वैल्यू क्या आती है, दैट इज 0.26। ये भी याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में अभी तो फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें आपको मैक्सिमम वैल्यूज पूछी है, हो सकता है यार मिनिमम वैल्यू पूछ ले, आपको कभी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 2009 का क्वेश्चन ईएससी का है। बोलता है भैया लिक्विड लिमिट दे दिया, प्लास्टिक लिमिट दे दिया, श्रिंकेज लिमिट दे दिया, बता दो व्हाट इज द लिक्विडिटी इंडेक्स, है ना। तो लिक्विडिटी इंडेक्स फॉर्मूला बोलो, WL - WP होता है डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर की बात कर लेंगे, WN - WP होता है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, फॉर्मूला याद तो होना ही चाहिए था आपको, है ना। वैल्यूज क्या होंगी यहाँ पर, WN नॉर्मल की बात कर ले, दैट इज 25। व्हाट इज प्लास्टिक पर लिमिट, दैट इज 20। ठीक है, व्हाट इज लिक्विड लिमिट, दैट इज 35। व्हाट इज अगेन plastic limit, that is 20. So this is equals to be 5/15, that is equals to be 0.33। क्या आ गया हमें, लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू। इन द सेम वे आईपी की वैल्यू निकाल लो, दैट इज लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, दैट इज इक्वल्स टू बी 35 - 20, दैट इज इक्वल्स टू बी 15। इसी के अलावा आपको पूछा था श्रिंकेज इंडेक्स की बात भी, तो श्रिंकेज इंडेक्स इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी और WP - WS। WP की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 20 और इसकी वैल्यू दी है 10, वैल्यू आ जाएगी 10, जो कि दिख रहा है 0.33, 15 और 10। 0.33, 15 और 10 इज एग्जैक्टली गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इजी था, न्यूमेरिकल था, लेकिन टाइम ज्यादा नहीं लगने वाला था इस पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2009 का क्वेश्चन है। बोलता है भैया एक्स और वाई दो सॉइल दी गई है और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज दे दी गई है। लिक्विड लिमिट की वैल्यू दी है, प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू दी है और नेचुरल वाटर कंटेंट की वैल्यू दी है। तो बोल क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस एक्स और वाई एक्सपीरियंसेस लार्जर सेटलमेंट। देखो अगर मैं सेटलमेंट की बातें कर रहा हूं, कौन सी सॉइल ज्यादा सेटल करेगी, सेटलमेंट मतलब कंप्रेसिबिलिटी, है ना। और कंप्रेसिबिलिटी मतलब कितना वॉल्यूम कम हो सकता है किसी पर्टिकुलर सॉइल का, ये इस पर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर वॉइड्स कितने ज्यादा है ना। एंड दिस वॉइड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड लिमिट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूं किसकी लिक्विड लिमिट की वैल्यू ज्यादा है, दैट इज 56। ठीक है, तो कौन ज्यादा सेटल करेगा, तो ये पक्की बात है, वाई विल सेटल मोर, वाई विल सेटल मोर। क्यों, क्योंकि उसका लिक्विड लिमिट ज्यादा, लिक्विड लिमिट ज्यादा मतलब वॉइड्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, इन द सेम वे अब यहाँ पर सेकंड क्या बोल रहा है, दैट विच वन इज मोर प्लास्टिक।
तो अगर प्लास्टिक की बात कर रहा हो तो आपको क्या चेक करना चाहिए, दैट इज आईपी। ठीक है, अब आईपी की बात कर ले, देखो यहाँ पर अगर मैं आईपी की बात कर लेता हूं तो आईपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना, आईपी फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू दैट इज लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट दैट इज इक्वल्स टू बी और 42 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू बी 22। इन द सेम वे आईपी फॉर वाई क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू बी और 56, 56 माइनस 34, so that is again equals to be और 22। ठीक है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द प्लास्टिसिटी, कम लिक्विड लिमिट पे भी अगर आईपी की वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है, वो ज्यादा प्लास्टिक होना चाहिए। कौन सा, दैट इज योर सॉइल एक्स, सॉइल एक्स इज मोर प्लास्टिक। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये बात तो क्लियर है, एक्स से ज्यादा प्लास्टिक है, मतलब ये हो गया हमारा वाई के बाद एक्स आना चाहिए। और तीसरा बोल रहा है कौन सा ज्यादा सॉफ्ट है, सॉफ्ट है कि हार्ड है, ये चेक करने के लिए आप क्या करते हो, कैलकुलेट आई सी कैलकुलेट कर लेते हैं। आई सी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू बी और डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एन डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स के लिए निकाल लेते हैं, आई सी फॉर एक्स, डब्ल्यू एल की वैल्यू क्या है, दैट इज 42 एंड डब्ल्यू एन नेचुरल वाटर कंटेंट इज 30, 42 माइनस 20, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपना 12 डिवाइडेड बाय 22, 12 डिवाइडेड बाय 22 विल बी इक्वल टू 0.54। ठीक है, वैल्यू यहाँ पर तो समझ में आ चुकी होगी। इन द सेम वे अगर मैं आई सी फॉर वाई की बात कर लेता हूं तो क्या आएगा, 56 माइनस योर 50 divided by 56 minus 34, so that is 6 divided by 22 that is equals to be your 0.273। किसका आईसी ज्यादा है, जो ज्यादा होगा जिसका आईसी वो ज्यादा हार्ड होगा। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं y इज सॉफ्टर, क्यों, क्योंकि y का आईसी कम है। ठीक है, y सॉफ्टर है, देखो पहले वाले का आंसर क्या आएगा, पहले वाले का आंसर है y विल सेटल मोर, फिर x इज मोर प्लास्टिक, और थर्ड वाले का y इज सॉफ्टर, मतलब y x y इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ वेट सॉइल मास, वेट बोल रहा है मतलब पानी है। ठीक है, एयर ऑक्यूपाइज 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब एयर का वॉल्यूम क्या है, v/6, टोटल सॉइल का वॉल्यूम मैं v मान लेता हूं यहाँ पर। वाटर कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब v/3। इसका मतलब क्या आप मैं ये बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हो जाएगा, एयर प्लस वाटर, है ना, v/3 प्लस v/6, एलसीएम ले लिया जाए तो 6 आ जाएगा यहाँ पर, एलसीएम 2 प्लस 1 इंटू वी दैट इज इक्वल टू बी v/2। वॉइड्स कितने आ गए, v/2। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पर सॉलिड्स पूछता हूं तो वो क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, दैट इज v माइनस v/2 दैट इज इक्वल टू बी v/2। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो मैंने पहले ही निकाल लिया ना, v/2। पूछा क्या है, वॉइड रेशियो, तो वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, so that is equals to be v/2 divided by v/2 that is equals to be 1। तो यहाँ पर 1 भी दिख रहा है कौन से ऑप्शन में, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन बहुत इजी था, थोड़ा सा ट्रिकी था। कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में इतने सिंपल क्वेश्चन को भी गलत करते हैं, कुछ स्टूडेंट का आप में से भी गलत हुआ होगा। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गलतियां कर लोगे तो सीख लोगे, अभी एग्जाम में गलतियां मत करना। ठीक है, अभी गलती करिए चलेगा, अच्छा है, सीखा होगा, थोड़ा बुरा लगेगा कि यार इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं बन पाया, एग्जाम में बुरा कम लगना चाहिए, अभी तो चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2010 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, पीक एंड मक आर द ऑर्गेनिक सॉइल। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। पीक क्या है, पीक में प्योरली वेजिटेटिव जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट होता है, अलग अलग लेवल पे डिग्रेडेड होता है वो वेजिटेटिव कंटेंट, जिसके कारण वो सॉइल परफेक्टली ऑर्गेनिक सॉइल मानी जाती है। मक सॉइल क्या है, तो मक सॉइल में एक्चुअली मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंटेंट का, बट उसको भी आप ऑर्गेनिक सॉइल में ही काउंट करते हो, तो ये बात सही है। ठीक है, ये बात सही है। मक सॉइल एक्चुअली जनरली कहाँ मिलती है, वाटर लॉग्ड एरिया में या फिर किसी वाटर बॉडी के अंदर नीचे। सेकंड क्या बोलता है, दैट पीट इज एन इनऑर्गेनिक सॉइल। अरे भाई या तो ऑर्गेनिक होगी या फिर इनऑर्गेनिक होगी, पीट फेमस है ऑर्गेनिक होने के लिए, तो ये एकदम गलत है।
सेकंड गलत हो गया। Indurated clay is a type of clay which do not soften under prolonged wetting। देखो इंड्यूरेटेड क्ले क्या होती है, एक ऐसी क्ले जो कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर प्रेजेंट थी, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के कारण वो सॉइल का एक्चुअली हार्डनिंग हो गई है, उसको बोल देते हैं एज द इंड्यूरेटेड क्ले। ठीक है, अब ये इंड्यूरेटेड क्ले क्योंकि ऑलरेडी बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में हार्ड हुई है, इसको अगर पानी के अंदर डुबा के रखोगे तो ये सॉफ्ट नहीं होती। ठीक है, तो ये एकदम सही है, थर्ड भी सही है, तो 1 and 3 आर ट्रू, 1 and 3 आर ट्रू, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 2010 का क्वेश्चन है। स्पेसिमेन ऑफ अ क्ले सिल्ट कंटेन्स 70% सिल्ट साइज पार्टिकल्स। अच्छा, सिल्ट साइज पार्टिकल्स कितने हैं, दैट आर 70%। अच्छा, तो इसका मतलब क्ले का मतलब क्ले कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू बी 100 माइनस 70, यस और नो, दैट इज इक्वल टू बी 30%। ये हो गया क्ले कंटेंट। एक्टिविटी पूछ रहा है आगे चल के, इसलिए क्ले कंटेंट निकाल लिया मैंने। लिक्विड लिमिट की वैल्यू दे दी है, प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू दे दी है। लिक्विड लिमिट पे मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू 30% के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लोज दे दिए गए हैं। पूछ क्या रहा है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। सबसे पहली बात आईपी पूछ रहा है, क्या होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट की वैल्यू 40 है और प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू 20 है, तो 40 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू बी 20 है ना। फिर इसके अलावा क्या पूछ रहा है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गया। एसी पूछ रहा है, एक्टिविटी ऑफ क्ले, क्या होता है आईपी अपॉन क्ले कंटेंट। आईपी इज 20 एंड क्ले कंटेंट इज 30, तो ये आ गया रेशियो एज 0.67। एक्टिविटी की वैल्यू भी मिल गई। थर्ड क्या पूछ रहा है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स मतलब आईसी पूछ रहा है। क्या होता है फॉर्मूला, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट की वैल्यू मेरे पास क्या है, 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय, सॉरी नेचुरल वाटर कंटेंट लिखना था, और नेचुरल वाटर कंटेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या दिख रही है, दैट इज गिवन एज 30%। 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 50%। ठीक है भैया, 0.5 बोल दे देंगे, है ना, तो 0.5 लिख देता हूँ। चलो आपकी इच्छा जैसी, ऑप्शन देख लो ना, क्या कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। पहला वैल्यू है 20, पहली वैल्यू 20 तीन में दिख रहा है, ए बी और डी में। दूसरा एक्टिविटी ऑफ क्ले 0.67, एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैचिंग का क्वेश्चन है। पहले लिस्ट में दिया हुआ है कुछ टेस्ट के नाम और दूसरे में प्रॉपर्टी का नाम दिया है। फ्री फ्लो टेस्ट बियरिंग कैपेसिटी के लिए यूज होता है, पहले भी मैच करवाया मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो ए को मैंने मैच कर दिया विद 2। इकोनोमीटर वाटर कंटेंट के लिए भी यूज होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए भी यूज होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिख रहा है कहाँ, 1 में। कोर कटर फील्ड में हमारे जो इन सिटू डेंसिटी है वो निकालने के लिए काम आता है ना। तो इन सिटू डेंसिटी मतलब कहाँ दिख रहा है, कोर में। ठीक है, मैकेनिकल सी, ऑब्वियसली बात है, सी एनालिसिस इज फॉर द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये दिख रहा है 3 में। 2143 इज द कोड दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो भैया 2012 का क्वेश्चन है। पूछता है कि भैया डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू क्या होगी अगर नेचुरल वाटर कंटेंट दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी गई है, जीएस की वैल्यू दी है 2.7, ठीक है, वाटर कंटेंट की वैल्यू दे दी है एज 40%, है ना, और वॉइड रेशियो की वैल्यू दे दी गई है 1.2। पूछ क्या रहा है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। भैया बता दो फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू जी अपॉन ई, है ना। डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू बी 0.4, है ना, और जी की वैल्यू क्या है अपने पास 2.7, और ई की वैल्यू क्या है 1.2, दैट इज 2.7 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 0.90, 0.90 मतलब 90%। 90% इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। तो इजी था ये न्यूमेरिकल, बहुत ज्यादा, विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व आप इजीली कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2012 का ही, दैट पोरोसिटी की वैल्यू दे दी गई है एज, नहीं सॉरी, पोरोसिटी की वैल्यू पूछ रहा है, वॉइड रेशियो की वैल्यू दे दी गई है एज यूनिटी, वॉइड रेशियो इक्वल टू यूनिटी लिखा है। तो पोरोसिटी इज इक्वल टू भी क्या होता है, ई अपॉन 1 प्लस ई, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू बी 1/2, दैट इज इक्वल टू बी 0.5। पोरोसिटी की वैल्यू मिल गई 0.5, है ना। कहाँ है 0.5, 0.5 मतलब 50%, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 2012 का है। फील्ड डेंसिटी एंड फील्ड मॉइस्चर कंटेंट किससे डिटरमाइन करते हैं, पहला कोर कटर मेथड से,
सर कोर कटर मेथड से आप फील्ड डेंसिटी निकालते हो, है ना, और फील्ड डेंसिटी निकालते हो वो बात तो ठीक है, लेकिन जो सैंपल मिलता है उसका वाटर कंटेंट भी निकाल सकते हो आप, है ना, सैंपल निकाला जाता है ना कोर कटर मेथड से। तो ये तो सही है। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में भी एक्चुअली क्या करते हैं, आप एक पिट बनाते हो, ट्रे के अंदर कलेक्ट करते हो उस पर्टिकुलर सॉइल सैंपल को, और फिर उस पिट में सैंड फिल करते हो। ठीक है, कितनी सैंड भर गई ये आप कैलकुलेट कर लेते हो इस पर्टिकुलर टेस्ट में। तो ये भी हमारा जो मेथड है ये इन सिटू डेंसिटी, और जब आपने ऑब्वियस सी बात है सॉइल सैंपल कलेक्ट कर रहा है उसका वाटर कंटेंट भी निकाला जा सकता है। तो ये दोनों तो ठीक है, लेकिन प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट हो या फिर मॉडिफाइड प्रॉक्टर, ये एक्चुअली यूज किए जाते हैं कॉम्पैक्शन का इफेक्ट स्टडी करने के। ठीक है, तो कॉम्पैक्शन के चैप्टर में आप ये पढ़ते हो ये दोनों ही मेथड्स कि इससे आप लोग इन सिटू डेंसिटी नहीं निकाल पाते, ये पता करते हो कि जो आपने कॉम्पैक्शन किया उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो 1 और 2 सही है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, 3 स्टेटमेंट दिए है रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती थी याद करवा दूं, दैट इज ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, यही फॉर्मूला होता था। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की बात कर ले तो ये फॉर्मूला एक्चुअली ज्यादा सूट करता है टू इंडिकेट द डेंसनेस और लूजनेस ऑफ द सॉइल फॉर कोहेजनलेस सॉइल, क्योंकि भैया कोहेजनलेस सॉइल में आप वॉइड रेशियो एग्जैक्टली निकाल पाते हो। ठीक है, वाटर डिस्प्लेसमेंट करते हैं हम लोग एक्चुअली वॉइड रेशियो निकालने के लिए कि भैया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स मिल जाए हम लोगों को, बट एक्चुअली जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके वॉइड्स में पानी घुस नहीं पाता, तो एग्जैक्टली वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है फॉर द कोहेसिव सॉइल। इसलिए कोहेसिव सॉइल के लिए प्रेफर नहीं किया जाता है, दिस इज प्रेफर्ड फॉर किसके लिए, फॉर कोहेजन लेस सॉइल, फॉर कोहेजन लेस सॉइल, ये याद रख लीजिएगा। तो इट इज नॉट प्रेफर्ड फॉर ऑल द टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज योर स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। सेकंड बोलता है दैट इट इज प्रेफर्ड फॉर द कोहेजन लेस सॉइल, ये एकदम सही है। थर्ड बोलता है दैट रिलेटिव डेंसिटी इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ द डेंसनेस ऑफ एन इन सिटू ग्रैनुलर सॉइल डिपॉजिट देन द वॉइड रेशियो। सही बात है, एक्चुअली ये आपको कंपेयर करके दे देता है डेंसेस्ट स्टेट और लूजेस्ट स्टेट के बीच में, और ये कंपैरिजन ज्यादा अच्छा है हमारे लिए एज कंपेयर टू द वॉइड रेशियो। तो बिल्कुल सही है ये, यहाँ पर 1 and 3 आर ट्रू, दैट इज योर ऑप्शन नंबर, सॉरी 1 नहीं है ट्रू, 2 और 3 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी पर टिक करोगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक वेट सॉइल मास है जिसमें एयर ऑक्यूपाई करती है V/6, V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, एंड वाटर ऑक्यूपाइज वन हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब V/2। So what will be the volume of voids? That is VA plus VW. That is V/6 plus V/2. एलसीएम ले लेते हैं 6 यहां से, तो क्या बच जाएगा 1 plus 3 into V. So that is equals to be your 2V/3. ये हो गया वॉल्यूम ऑफ voids. So in the same way वॉल्यूम ऑफ solids क्या आ जाएगा, that is equals to be your V minus VB. That is equals to be V/3. सॉरी V/3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है सर, क्या यही आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा। 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम बोला है पहला वाला, अच्छा मैंने यहाँ पर गलत लिखा है, 1/6 लिख दिया था। ठीक है, गलती हुई है यहाँ पर साफ साफ, आई होप आप लोग भी समझ गए होंगे अभी तक, बट मैं हटा नहीं रहा हूँ, इस गलती को एडिट करने का कोई फायदा नहीं है, आप लोगों को पता रहे कि ये मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, तो आपसे भी हो सकती है, तो इस पार्ट को एडिट नहीं करा जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं वापस से इसको ठीक। दैट इज V/4 प्लस V/2, एलसीएम ले लेते हैं 4, दैट इज 1 plus 2 into V, दैट इज इक्वल टू 3V/4 इज योर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब वॉल्यूम ऑफ मैं यहाँ पर सॉलिड्स निकाल लेता हूँ, तो सॉलिड्स इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, दैट इज V minus 3V/4, दैट इज इक्वल टू बी V/4। पूछा क्या गया है वॉइड रेशियो, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, कितना आ जाएगा 3V/4 डिवाइडेड बाय V/4, दैट इज इक्वल टू बी 3। वॉइड रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 3 आ रही है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन करना ये वाला भी आसान था, बट हाँ गलती होने के चांसेस कभी भी कैसे भी गलती हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, कौन कौन सा सही है ये पूछ रहा था, 2013 का क्वेश्चन है। If the soil is not black in color, it is unlikely to be a swelling soil. जरूरी नहीं है,
कि सारी की सारी स्वेलिंग जो सॉइल है, एक्सपेंसिव सॉइल है, वो सारी की सारी डार्क कलर की हो, ब्लैक कलर की हो। हाँ, अधिकतर होती है डार्क कलर की, लेकिन कुछ लाइट सॉइल भी होती है जो कि स्वेलिंग नेचर दिखाती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट कंपल्सरी। ओके। सेकंड क्या बोलता है, दैट द स्वेलिंग प्रेशर ऑफ अ फाइन ग्रेन सॉइल डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल वाटर कंटेंट एंड डेंसिटी। सबसे पहले सवाल आता है, व्हाट इज स्वेलिंग प्रेशर? कि वो प्रेशर है जो कि सॉइल एक्सर्ट करेगी बाउंड्रीज पर, अगर हम सॉइल को स्वेल करने से रोकेंगे। अगर हम सॉइल को एक्सपैंड करने से रोक रहे हैं, तो वो सॉइल कितना फोर्स लगाती है, कितना प्रेशर लगाती है ऑन द बाउंड्रीज, दिस इज नोन एज स्वेलिंग प्रेशर। लेकिन तो स्वेलिंग प्रेशर क्या होता है, ये चीज तो समझ में आती है इसके नाम से ही। लेकिन क्या ये वाटर कंटेंट पे डिपेंड करता है? बिल्कुल सर, क्योंकि अगर पानी होगा ही नहीं तो जो एक्सपेंसिव सॉइल उसका नेचर क्या होता है, ड्राई करके श्रिंक कर जाना। ब्लैक कॉटन सॉइल वो उस केस में स्वेल नहीं करती, स्वेल तभी कर पाएगी सॉइल जब उसमें पानी है ना। तो इनिशियली वाटर कंटेंट कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, इस पर डिपेंड करेगा। डेंसिटी इसलिए क्योंकि वॉइड रेशियो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पे डिपेंड करेगा, पे डिपेंड करेगा। थर्ड क्या बोल रहा है, स्वेलिंग प्रेशर ऑफ अ फाइन ग्रेन सॉइल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ पोर फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड भरा है उसके अंदर, सी वाटर है, लेमन वाटर है, फ्रेश वाटर है, लेक वाटर है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर गामा डब्ल्यू का इफेक्ट तो आएगा ही, है ना, क्योंकि अगर मैं वाटर प्रेशर की भी बात कर लूं तो क्या होता है, एच इंटू गामा डब्ल्यू, तो गामा डब्ल्यू का इफेक्ट आता ही आता है। और अगर गामा डब्ल्यू चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है स्वेलिंग प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये भी सही है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 और 3 सही, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉइल सैंपल हैज अ वॉइड रेशियो ऑफ 0.5, तो पोरोसिटी की वैल्यू पूछ रहा था। फॉर्मूला आप सबको पता है ये, है ना। पोरोसिटी की वैल्यू निकालनी थी, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 दैट इज इक्वल टू बी 1/3, दैट इज 33%। ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर दोगे आप। इजी था ये तो, न्यूमेरिकल आपका ओरल भी हो सकता था, प्रैक्टिस करी हुई तो ओरल भी कर सकते थे आप। अगला क्वेश्चन है 2014 का। Saturated specimen of clay was immersed in mercury and displayed volume of 21.8 cc। देखो मर्क्यूरी एक्चुअली एक थिक लिक्विड है, होता लिक्विड है लेकिन बहुत थिक है, जो वॉइड में एंटर नहीं कर पाता। इसका मतलब दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना है, दैट इज इक्वल टू बी 21.8 cc। आगे क्या बोल रहा है, द वेट ऑफ सैंपल वॉज 32.2 ग्राम। इस पर्टिकुलर स्टेट में व्हाट इज द मास ऑफ सॉइल, दैट इज 32.2 ग्राम। फिर आगे बोलता है कि ओवन में ड्राई कर दिया अपन ने। अच्छा, तो इसका मतलब ये वाला वेट सॉइल मास है, दिस इज वेट सॉइल। फिर इसके बाद ड्राई सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज दी है, क्या दी गई है कि भैया ओवन में ड्राई करा फॉर 48 आवर्स, तो इसका जो मास है वो क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू बी 20.2 ग्राम। मतलब ये मास ऑफ सॉलिड्स है, ओवन में ड्राई करेंगे पानी तो बचेगा नहीं, है ना। फिर इसी के अलावा आगे क्या बोल रहा है, दैट इसका वॉल्यूम जो है सॉइल का वो आ गया इक्वल टू बी 11.6 cc। वॉल्यूम कम क्यों हो गया सर? वॉल्यूम एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है एक पर्टिकुलर लिमिट तक और उसके बाद बढ़ता है। किस लिमिट तक कांस्टेंट होता है? अप टू द श्रिंकेज लिमिट। ये फॉर्मूला, ये ग्राफ दिखा है ना, आया ना, देखा है सभी ने, सभी ने देखा है। अगर लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, एटरबर्ग लिमिट्स पढ़े हैं तो, है ना। तो यहाँ अगर वो वॉल्यूम कम होने की बात करें, इसका मतलब पहली जो वेट सॉइल मास है वो सुपर सेचुरेटेड स्टेट की है, ठीक है। और अगर मेरे को यहाँ पर पूछा जा रहा है फिर श्रिंकेज लिमिट, तो देखो श्रिंकेज लिमिट को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये एक सुपर सेचुरेटेड स्टेट है। सुपर सेचुरेशन का मतलब है कि आपने जितने वॉइड्स प्रेजेंट है उससे भी ज्यादा पानी ऐड करा। अब इधर जो वाटर कंटेंट था इसको मैं लिख देता हूँ W1। श्रिंकेज लिमिट क्या होगी, W1 से ज्यादा कि W1 से कम? की बातें कम होगी, इसलिए W1 में कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को WS मिलेगा। क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो एक्स्ट्रा वाटर है ना उसका वाटर कंटेंट सब्ट्रैक्ट, एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट आप सब्ट्रैक्ट कर लो। एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट मतलब जो श्रिंकेज लिमिट के आगे वाला है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक वाला जो पानी है श्रिंकेज लिमिट से आगे वाला, उसको सब्ट्रैक्ट करना। अब उसको सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या है कि भैया आप एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ वाटर का, सॉरी एक्स्ट्रा वाटर का वॉल्यूम बता दो पहले। एक्स्ट्रा वाटर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दैट इज V1 माइनस VD।
क्यों? क्योंकि देखो ये है आपका सुपर सैचुरेटेड, दिस इज V1, ठीक है, दिस इज V1। सॉलिड्स उतने के उतने ही रहेंगे जितने पहले थे। लेकिन अगर मैं ड्राई स्टेट या फिर आपका श्रिंकेज लिमिट वाले स्टेट की बात करता हूँ, तो श्रिंकेज लिमिट तक पानी यहां तक प्रेजेंट था, ताकि वॉल्यूम ऑफ सॉइल किसके बराबर आ जाए, ड्राई वॉल्यूम के बराबर। है ना, सबने पढ़ा होगा, डेरिवेशन वैसे मैंने करवाया है आप लोगों को फुल कोर्स में तो, पर जिन लोगों को ना आता हो उन लोगों को मैं थोड़ा सा फास्ट मोड में डेरिवेशन समझा रहा हूँ फॉर्मूले का। है ना, ये है आपका श्रिंकेज लिमिट वाला केस, और ये है सुपर सैचुरेटेड वाला स्टेट। थोड़ा सा पानी यहाँ पर ज्यादा है, कितना ज्यादा है, इतना वॉल्यूम ज्यादा है, V1 माइनस VD ज्यादा है। ये जो एक्स्ट्रा वाटर दिख रहा है ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। है ना, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने का क्या तरीका है, इसका वॉल्यूम मिल गया, वाटर कंटेंट के टर्म्स में इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो क्या होती है वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, इनटू रो W कर दूंगा तो मास ऑफ वाटर मिल जाएगा अपॉन मास ऑफ सॉलिड। ठीक है, वाटर कंटेंट के टर्म्स में मैंने ये पूरी इक्वेशन लिखी है। तो इक्वेशन कैसे आई, आई होप शायद क्लियर है। अब जरा इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं। W1 सुपर सैचुरेटेड स्टेट का वाटर कंटेंट, मास ऑफ वाटर ऊपर लिखना है, इनिशियली कितना मास है 32.2 ग्राम, लेकिन व्हाट इज द ड्राई मास, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा। ड्राई मास कितना है 20.2, ठीक है, लेकिन मेरे को वाटर कंटेंट लिखना है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ सॉलिड्स इज 20.2 माइनस, दिस इज योर W1। अब V1 माइनस VD करो, V1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 21.8 सुपर सैचुरेटेड स्टेट का। ड्राई वॉल्यूम वाला वॉल्यूम कितना है, दैट इज 11.6। रो W क्या होता है 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है। मास ऑफ सॉलिड इज 20.2, ये पूरा देख लीजिएगा आप, दिख रहा है, एक बार देख लिया काफी है यार। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना, आपको यहाँ पर स्टेप तो दिखी गई ना, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके यहाँ पर फाइनली जो वैल्यू आती है वो बता देता हूँ, दैट विल कम अप टू बी 8.91%। तो बस इससे मतलब है, फाइनल आंसर क्या आएगा। बाकी डेरिवेशन सभी ने करा होगा अगर आपने पढ़ा है ये सब्जेक्ट तो, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैंने शॉर्ट में आपको डेरिवेशन करवाया है। ठीक है, आता कैसे ये फॉर्मूला ये मैंने आपको बता दिया, 8.91%, मतलब ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2015 का क्वेश्चन है, दैट द स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दे दी गई है, GS की वैल्यू एज 2.7, वॉइड रेशियो की वैल्यू दे दी गई है 0.945, फुल्ली सेचुरेशन बोल दिया, मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू 1 हो गई। पूछ क्या रहा है, वाटर कंटेंट। फॉर्मूला आप सबको पता है, SE इज इक्वल्स टू बी WG। S की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू पता है अपने को 0.945, एंड वाटर कंटेंट की वैल्यू निकालनी है, G की वैल्यू पता है 2.7। ठीक है, तो यहां से अब आप लोग इजीली वाटर कंटेंट की वैल्यू निकालेंगे एज 0.945 डिवाइडेड बाय 2.7। देखो 27 इंटू 3 करता है तो 0.81 आता है ना, इंटू 4 करूंगा तो 108 आएगा। तो ये 108 और 81 के एग्जैक्टली बीच में 945, है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल्स टू बी 35%। 3 और 4 के बीच में था ना, 0.3 और 0.4 के बीच में आना था आंसर, एग्जैक्टली बीच में आना था, इसलिए 0.35 लिख दिया। दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 का ही, क्या बोल रहा है कि भैया श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू दे दी गई है एज 6%। फिर आगे बोल रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स इज 2.6। तो पूछ क्या रहा है कि भैया पोरोसिटी की वैल्यू क्या होगी। एक बात समझिए कि अगर वो आपको ये पूछ रहा है श्रिंकेज लिमिट पे इतना इतना है, तो भैया ये बात समझो, सॉइल इज सेचुरेटेड एट श्रिंकेज लिमिट, एट श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट पे सॉइल जस्ट सेचुरेट हुई होती है, इसका मतलब इस पे जो एस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। पूछ क्या रहा है, पोरोसिटी, मतलब पहले वॉइड रेशियो निकाल दिया जाए। फॉर्मूला क्या है, SE इज इक्वल टू बी WG, फॉर्मूला सबको पता है। S की वैल्यू 1 क्योंकि श्रिंकेज लिमिट की बात हो रही है, E की वैल्यू निकालनी है, वाटर कंटेंट की वैल्यू पता है 0.06 है, और E है 2.6। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 0.156। सर लेकिन ये तो है आपका वॉइड रेशियो, पूछा क्या है, पोरोसिटी, E अपॉन 1 प्लस E, so this will be equals to be 0.156 divided by 1.156, है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू बी 0.1349। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में टाइम ज्यादा लगेगा, मैंने तो खैर कैलकुलेशन नहीं करी है, लेकिन हाँ आप लोगों का टाइम लग भी रहा है तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से है इजी, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, इजी है लेकिन फिर भी।
ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए खैर, अभी इस पर्टिकुलर सेशन में ऑलरेडी काफी ज्यादा क्वेश्चंस हो गए हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि क्वेश्चंस करते करते आप लोग का अटेंशन बहुत कम हो जाए, इसीलिए एक बड़े से सेशन में सारे क्वेश्चंस करवाऊं, उससे अच्छा है कि मैं सेशंस में क्वेश्चंस को डिवाइड कर दूं। तो अभी इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। जाइए फटाफट थोड़ा सा ब्रेक लेकर आइए और फिर वापस से मिलते हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर के और क्वेश्चंस बाकी हैं अगले सेशन। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।